हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कैंपस थ्योरी। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 3 और यूनिट 4 जो सी प्रोग्रामिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फंक्शंस और रिकर्जन्स पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम समझेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस का यूज़ क्यों होता है, पैरामीटर पासिंग क्या होती है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, एरर्स को फंक्शंस में कैसे पास करते हैं और रिकर्जन का कंसेप्ट। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट रिकर्सिव प्रोग्राम भी देखेंगे जैसे क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। उसके बाद हम यूनिट 4 पर मूव करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, पॉइंटर्स, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स और लिंक्ड लिस्ट। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एडवांस प्रोग्रामिंग और डाटा स्ट्रक्चर्स की फाउंडेशंस बनाते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हम हर कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज, डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, फंक्शंस इन सी। अब सोचो अगर हमें एक ही काम प्रोग्राम में बार बार करना पड़े, हर जगह सेम कोड लिखना पड़े, तो प्रोग्राम कितनी लेंथी, कन्फ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग में आता है फंक्शंस। फंक्शन सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। सिंपल वर्ड्स में फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे रियल लाइफ में हर पर्सन का एक स्पेसिफिक काम होता है, टीचर का पढ़ाना, ड्राइवर का ड्राइव करना, डॉक्टर का ट्रीटमेंट करना। वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी फंक्शंस डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बार बार एडिशन करना हो तो हर जगह कोड लिखने की जगह हम एक फंक्शन बना सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इससे कोड रीयूजेबल बन जाता है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज लगता है, डिबगिंग इजी हो जाती है और लार्ज प्रोग्राम्स को मैनेज करना सिंपल हो जाता है। यानी फंक्शंस लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब फंक्शंस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस वो होते हैं जो ऑलरेडी सी लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो प्रोग्रामर खुद बनाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम फंक्शंस के टाइप्स, कंपोनेंट्स और वर्किंग को डिटेल में समझेंगे। अभी हमने समझा कि फंक्शंस क्या होते हैं और प्रोग्रामिंग में उनका यूज़ क्यों किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या सारे फंक्शंस सेम होते हैं? नहीं, सी प्रोग्रामिंग में मेनली फंक्शंस 2 टाइप्स के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। सबसे पहले बात करते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस की। लाइब्रेरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी सी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड होते हैं, यानी उनका कोड पहले से ही लैंग्वेज लाइब्रेरीज में लिखा होता है, हमें सिर्फ उन्हें यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रिंटफ आउटपुट शो करने के लिए, स्कैनफ इनपुट लेने के लिए, सिक्योरिटी स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए। ये फंक्शंस हमारा काफ़ी टाइम सेव करते हैं क्योंकि हमें बेसिक ऑपरेशंस का कोड खुद नहीं लिखना पड़ता। अब आते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पर। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे अगर मुझे मार्क्स कैलकुलेट करने हैं या किसी नंबर का क्यूब फाइंड करना है तो मैं उसके लिए अपना कस्टम फंक्शन बना सकता हूँ, यानी लाइब्रेरी फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस प्रोग्रामर खुद बनाता है और यही चीज़ प्रोग्रामिंग को फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम फंक्शंस के कंपोनेंट समझेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। अब तक हमने देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या हैं, लेकिन कोई भी फंक्शन प्रॉपरली वर्क करने के लिए उसके 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। इन तीनों को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये फंक्शन का कंप्लीट फ्लो बनाते हैं। सबसे पहले आता है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन कंपाइलर को ये बताता है कि फंक्शन का नाम क्या है, वो क्या काम करेगा और उसमें कितने पैरामीटर्स होंगे। सिंपल वर्ड्स में ये फंक्शन का इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद आता है फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर एक्चुअल कोड लिखा होता है, यानी फंक्शन एग्जैक्टली क्या काम करेगा उसकी कंप्लीट लॉजिक यहाँ लिखी जाती है। और फाइनली आता है फंक्शन कॉल।
फंक्शन कॉल का मतलब होता है फंक्शन को यूज़ करना। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तभी फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। अगर फंक्शन को कॉल ही नहीं करेंगे तो चाहे डिक्लेरेशन और डेफिनेशन लिखी हो, फंक्शन रन नहीं होगा। सो सिंपल फ्लो कुछ ऐसा होता है। पहले कंपाइलर को फंक्शन के बारे में बताया जाता है, डिक्लेरेशन, फिर फंक्शन को एक्चुअल काम लिखा जाता है, डेफिनेशन, और फाइनली उस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, फंक्शन कॉल। यानी डिक्लेरेशन, देन डेफिनेशन, देन कॉल, देन आउटपुट। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पैरामीटर पासिंग और आर्गुमेंट का कंसेप्ट समझेंगे। अब फंक्शंस का बेसिक आइडिया समझने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, पैरामीटर पासिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स। अब मान लो हमने एक फंक्शन बनाया है एडिशन के लिए, तो ऑब्वियसली फंक्शन को नंबर्स भी चाहिए होंगे ऐड करने के लिए, राइट? और वो वैल्यूज़ हम फंक्शन को देते हैं, उन्हें ही आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ऐड 5, 3। यहाँ 5 और 3 एक्चुअल वैल्यूज़ है जो फंक्शन को पास की जा रही हैं। सिंपल वर्ड्स में पैरामीटर पासिंग का मतलब होता है फंक्शन को डाटा भेजना। अब इस प्रोसेस में दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स यानी आर्गुमेंट्स, देन इज फॉर्मल पैरामीटर्स। जो वैल्यूज़ फंक्शन कॉल के टाइम पास होती हैं उन्हें एक्चुअल पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स कहते हैं, और जो वेरिएबल्स फंक्शन रिसीव करता है उन्हें फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। जैसे ऐड 5, 3, यहाँ 5 और 3 आर्गुमेंट्स हैं, और अगर फंक्शन ऐसे बना हो, इंट ऐड ब्रैकेट इंट ए कॉमा इंट बी ब्रैकेट क्लोज, तो ए और बी फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। यानी आर्गुमेंट्स क्या है, वैल्यूज़ भेजते हैं, पैरामीटर्स वैल्यू रिसीव करते हैं। इसी प्रोसेस को पैरामीटर पासिंग कहा जाता है, और इसी पैरामीटर पासिंग के बेसिस पर आगे दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स आते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू की, जो सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाम से ही थोड़ा आइडिया मिल रहा है। कॉल बाय वैल्यू में फंक्शन को ओरिजिनल वेरिएबल नहीं बल्कि उसकी एक कॉपी भेजी जाती है। यानी फंक्शन के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ कॉपीड वैल्यू पर होते हैं, ओरिजिनल वेरिएबल पर नहीं। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने अपने फ्रेंड को ओरिजिनल नोटबुक देने की जगह उसकी फ़ोटोकॉपी दी। अब अगर आपका फ्रेंड उस फ़ोटोकॉपी में कुछ चेंज करे तो ओरिजिनल नोटबुक पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ कॉल बाय वैल्यू में होती है। यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है चेंज। ये चेंज एक इंटीजर वैल्यू रिसीव करता है और फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को 100 असाइन कर दिया जाता है। अब मेन फंक्शन में हमने a नाम का वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू 10 है, और उस वैल्यू को चेंज फंक्शन में पास किया गया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फंक्शन को ओरिजिनल वेरिएबल नहीं मिला, सिर्फ उसकी कॉपी मिली। तो जब फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज हुई तो सिर्फ कॉपीड वैल्यू चेंज हुई, ओरिजिनल वेरिएबल a की वैल्यू स्टिल 10 ही रहेगी। यानी ओरिजिनल वैल्यू सेफ रहती है। इसीलिए कॉल बाय वैल्यू में फंक्शन एक्चुअल वैल्यू को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं करता। सिंपल वर्ड्स में फंक्शन रिसीव्स अ कॉपी ऑफ द वैल्यू नॉट द ओरिजिनल वैल्यू। और इसी कंसेप्ट के ऑपोजिट होता है कॉल बाय रेफरेंस, जहां ओरिजिनली वैल्यू एक्चुअली मॉडिफाई हो जाती है। अभी हमने कॉल बाय वैल्यू समझा, जहां फंक्शन को ओरिजिनल वेरिएबल की कॉपी मिलती थी। लेकिन अब आता है कॉल बाय रेफरेंस, और यहाँ पूरा गेम चेंज हो जाता है। कॉल बाय रेफरेंस में फंक्शन को वैल्यू की कॉपी नहीं बल्कि ओरिजिनल वेरिएबल के एड्रेस दिया जाता है। यानी फंक्शन डायरेक्टली ओरिजिनल डाटा के साथ काम करता है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी को नोटबुक की फोटोकॉपी देने की जगह आपने ओरिजिनल नोटबुक ही दे दी। अब अगर वो उस नोटबुक में कुछ चेंज करेगा तो ओरिजिनल नोटबुक भी चेंज हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम चीज कॉल बाय रेफरेंस में होती है। यहाँ फंक्शन को वेरिएबल्स की एड्रेस पास किए जाते हैं यूजिंग पॉइंटर्स, और बिकॉज फंक्शन ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन को असेस करता है इसलिए फंक्शन के अंदर होने वाले चेंजेस एक्चुअल वेरिएबल्स पर भी अप्लाई हो जाते हैं।
यहाँ हम एक स्वैप फंक्शन का एग्जाम्पल देख रहे हैं। फंक्शन दो वेरिएबल्स के एड्रेसेस रिसीव करता है, फिर पॉइंटर्स की हेल्प से उनकी वैल्यूज़ इंटरचेंज कर देता है, और जब कंट्रोल वापस मेन फंक्शन में आता है तो ओरिजिनल वैल्यूज़ ऑलरेडी स्वैप हो चुकी होती हैं, यानी कॉल बाय वैल्यू कॉपी चेंज होती है, बट कॉल बाय रेफरेंस ओरिजिनल वैल्यू चेंज होती है। इसीलिए कॉल बाय रेफरेंस पावरफुल भी है और मेमोरी एफिशिएंट भी, बिकॉज यहाँ अननेसेसरी कॉपीज क्रिएट नहीं होती। और ये कंसेप्ट स्पेशली यूज़फुल होता है स्वैपिंग, एरेज, लिंक लिस्ट और लार्ज डाटा हैंडलिंग में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम एरेज को फंक्शन में पास करना समझेंगे। अब तक हमने सिंपल वेरिएबल्स को फंक्शन में पास करना समझा, लेकिन प्रोग्रामिंग में सिर्फ सिंगल वैल्यूज़ ही यूज़ होती हैं। कभी कभी हमें एक साथ बहुत सारी वैल्यूज़ हैंडल करनी पड़ती हैं और उसके लिए यूज़ होते हैं एरेज। अब क्वेश्चन आता है, अगर एरे का डाटा फंक्शन के अंदर यूज़ करना हो तो उस एरे को फंक्शन में कैसे पास करते हैं। इसी कंसेप्ट को कहते हैं पासिंग एरेज टू फंक्शंस। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एरेज नॉर्मल वेरिएबल्स के तरह बिहेव नहीं करते। जब हम सिंपल वेरिएबल फंक्शन में भेजते हैं तो यूजली उसकी कॉपी पास होती है, लेकिन एरेज के केस में एरे का बेस एड्रेस फंक्शन को पास होता है, यानी फंक्शन डायरेक्टली ओरिजिनल एरे का डाटा को असेस कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ हमने एक एरे बनाया है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट स्टोर है और उस एरे को डिस्प्ले फंक्शन में पास किया गया है। फंक्शन एरे के एलिमेंट्स को वन बाय वन असेस करके प्रिंट कर रहा है। विजुलाइज करो, एरे मेमोरी में कनेक्टेड बॉक्सेस की तरह स्टोर होता है और फंक्शन को फर्स्ट बॉक्स का एड्रेस मिल जाता है। उसके बाद फंक्शन इंडेक्सिंग की हेल्प से सारे एलिमेंट्स असेस कर लेता है। इसी वजह से अगर फंक्शन एरे के एलिमेंट्स में चेंजेस करे तो ओरिजिनल एरे भी मॉडिफाई हो सकता है। और ये कंसेप्ट लार्ज डाटा हैंडलिंग में बहुत यूज़फुल होता है, बिकॉज हमें पूरा एरे कॉपी नहीं करना पड़ता, सिर्फ उसका एड्रेस पास होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम एक और पावरफुल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, रिकर्जन। अब तक हम फंक्शन समझ चुके हैं, लेकिन अब हम एंटर करने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट में जो बिगनर्स को थोड़ा मैजिकल लग सकता है, रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब होता है जब कोई फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है, यानी फंक्शन दूसरे फंक्शन को नहीं, खुद को एग्जीक्यूट करता रहता है। पहली बार सुनने में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट वंस टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, रिकर्जन बिकम सुपर इंटरेस्टिंग। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप दो मिरर्स को एक दूसरे के सामने रख दो, तो सेम इमेज बार बार रिपीट होती दिखेगी, राइट? एग्जैक्टली वैसे ही रिकर्जन में फंक्शन रिपीटेडली खुद को कॉल करता रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बेस कंडीशन। अगर बेस कंडीशन नहीं होगी तो फंक्शन इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा और प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है। यानी रिकर्जन में दो चीज़ें कंपल्सरी होती हैं, रिकर्सिव कॉल एंड बेस कंडीशन। बेस कंडीशन रिकर्जन को स्टॉप करती है और रिकर्सिव कॉल प्रॉब्लम को रिपीटेडली सॉल्व करता रहता है। रिकर्जन स्पेशली यूज़फुल होता है फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, ट्री स्ट्रक्चर्स, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ प्रॉब्लम रिकर्जन से आइटरेटिव अप्रोच के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी लगती हैं। अब तक हम रिकर्जन का कंसेप्ट समझ चुके हैं और अब देखने वाले हैं रिकर्जन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रियल वर्ल्ड यूज़, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। और यहाँ हम दो फेमस एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, क्विकसॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। दोनों ही एल्गोरिदम्स लार्ज डाटा को एफिशिएंटली सॉर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं और दोनों डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पर बेस्ड होते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब होता है बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, उन्हें सॉल्व करो और फाइनल रिजल्ट कंबाइन कर दो। सबसे पहले बात करते हैं क्विकसॉर्ट की। क्विकसॉर्ट में एक स्पेशल एलिमेंट चूज़ किया जाता है जिसे पाइवोट कहते हैं। फिर पाइवोट से छोटे एलिमेंट्स एक साइड और बड़े एलिमेंट्स दूसरी साइड अरेंज किए जाते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस रिकर्सिवली रिपीट होता है जब तक पूरा एरे सॉर्ट नहीं हो जाता।
क्विकसॉर्ट काफ़ी फास्ट और एफिशिएंट एल्गोरिदम माना जाता है, स्पेशली लार्ज डाटा सेट्स के लिए। अब बात करते हैं मर्ज सॉर्ट की। मर्ज सॉर्ट में एरे को रिपीटेडली 2 हाफ्स में डिवाइड किया जाता है जब तक सिंगल एलिमेंट्स ना बच जाए। उसके बाद उन स्मॉल सॉर्टेड पार्ट्स को मर्ज करके फाइनल सॉर्टेड एरे बनाया जाता है, यानी क्विक सॉर्ट, पाइवट बेस्ड सॉर्टिंग, मर्ज सॉर्ट, डिवाइड एंड मर्ज बेस्ड सॉर्टिंग। दोनों एल्गोरिदम रिकर्जन का पावरफुल यूज़ दिखाते हैं और डाटा स्ट्रक्चर्स और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर्स इन सी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 का पहला टॉपिक, स्ट्रक्चर्स। अब तक हम वेरिएबल्स और एरे यूज़ कर रहे थे, लेकिन उनमें एक लिमिटेशन थी। नॉर्मल एरे सिर्फ सेम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटीजर एरे सिर्फ इंटीजर स्टोर करेगा, कैरेक्टर एरे सिर्फ कैरेक्टर्स। लेकिन रियल लाइफ डाटा इतना सिंपल नहीं होता। मान लो हमें किसी स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड स्टोर करना हो, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। अब इन सब का डाटा टाइप अलग है, तो क्या हम अलग अलग एरे बनाएंगे? पॉसिबल है, बट इफ़िशिएंट नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक सिंगल ग्रुप में स्टोर कर सकता है, यानी स्ट्रक्चर मल्टीपल रिलेटेड डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक स्मार्ट वे है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर नेम, रोल नंबर और मार्क्स सब एक साथ स्टोर किए जा सकते हैं। इसी वजह से स्ट्रक्चर्स रियल वर्ल्ड डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर्स की फीचर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं, लार्ज डेटा को ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं और कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को इजी मैनेज करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चर्स का यूज़ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय डाटाबेसेस, बैंकिंग सिस्टम्स और डाटा स्ट्रक्चर्स में बहुत होता है, यानी स्ट्रक्चर्स और प्रोग्रामिंग को ज़्यादा रियलिस्टिक और ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट समझा। यहाँ एक स्ट्रक्चर डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ स्टोर करता है। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर हमें सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं बल्कि 100 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना हो तो क्या हम 100 अलग अलग स्ट्रक्चर्स वेरिएबल्स बनाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस यूज़ होता है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। सिंपल वर्ड्स में, जब मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को एरे फॉर्म में स्टोर किया जाता है उसे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स कहते हैं, यानी एरे का हर एलिमेंट का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमने स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें रोल नंबर, नेम और मार्क्स स्टोर हो रहे हैं, और फिर स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस एरे 3 सेमीकोलन का यूज़ करके हमने 3 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड एक साथ क्रिएट कर लिए, यानी S0 फर्स्ट एलिमेंट, S1 सेकेंड एलिमेंट, S2 थर्ड एलिमेंट। हर इंडेक्स एक कंप्लीट स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर रहा है। विजुअलाइज करो, जैसे नॉर्मल एरे में मल्टीपल इंटीजर्स स्टोर होते हैं, वैसे ही एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स में मल्टीपल कंप्लीट रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं। इसी वजह से ये कंसेप्ट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में बहुत यूज़फुल होता है, जैसे स्कूल डाटाबेसेस, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, बैंकिंग सिस्टम्स और लार्ज डाटा हैंडलिंग में। और बिकॉज डाटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्रोग्राम ज़्यादा क्लीन और मैनेजेबल बन जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम सी प्रोग्रामिंग का एक और पावरफुल टॉपिक पढ़ेंगे, पॉइंटर्स। अब हम आ गए हैं सी प्रोग्रामिंग की सबसे पावरफुल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स में से एक पर, पॉइंटर्स। और ऑनेस्टली पॉइंटर्स बिगनर्स को स्टार्टिंग में थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, बट वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ये बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल टॉपिक बन जाता है। सबसे पहले एक सिंपल चीज़ समझते हैं, जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू मेमोरी में स्टोर होती है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखें int a इज इक्वल्स टू 10, तो वेरिएबल a के अंदर वैल्यू 10 स्टोर होती है और मेमोरी उस वेरिएबल को एक यूनिक एड्रेस भी देती है, यानी हर वेरिएबल के पास एक वैल्यू होती है
और एक मेमोरी एड्रेस भी होता है और पॉइंटर एग्जैक्टली इसी एड्रेस को स्टोर करता है। यानी नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू स्टोर करता है, पॉइंटर मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। अब यहाँ दो सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट एड्रेस ऑपरेटर, सेकंड वैल्यू एट एड्रेस। अगर हम एट ए लिखें तो हमें वैल्यू ए का एड्रेस मिलता है और अगर कोई पॉइंटर उस एड्रेस को स्टोर करे तो पॉइंटर इनडायरेक्टली ओरिजिनल वैल्यू को असेस भी कर सकता है। इसी वजह से पॉइंटर्स बहुत पावरफुल होते हैं। पॉइंटर्स का यूज़ होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, एरेज के साथ, फंक्शंस में, लिंक लिस्ट में, ट्रीज और डाटा स्ट्रक्चर्स में। और एक्चुअली लिंक लिस्ट जैसे कंसेप्ट पॉइंटर के बिना पॉसिबल ही नहीं होते। सो पॉइंटर्स सी लैंग्वेज को मेमोरी एफिशिएंट और सुपर पावरफुल बनाते हैं। अब तक हम स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर्स दोनों अलग अलग समझ चुके हैं, लेकिन अब हम देखने वाले हैं एक ऐसा कंसेप्ट यहाँ जो दोनों एक साथ यूज़ होते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट कंसेप्ट एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सिंपल वर्ड्स में सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अपने ही टाइप के दूसरे स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर करता है। यानी स्ट्रक्चर के अंदर एक पॉइंटर होता है जो सेम स्ट्रक्चर टाइप को पॉइंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक नोड स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर के अंदर एक डाटा वेरिएबल है और एक पॉइंटर है नेम्ड नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट पॉइंटर अनदर नोड स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर करता है। यानी एक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट हो सकती है। इसी वजह से इसे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। विजुअलाइज करो, जैसे ट्रेन के कंपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, वैसे ही नोड्स पॉइंटर की हेल्प से कनेक्ट होते हैं और यही कंसेप्ट आगे चल के लिंक लिस्ट बनाता है। एक्चुअली लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स और बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड होते हैं। इसीलिए ये टॉपिक डाटा स्ट्रक्चर की फाउंडेशन माना जाता है। यानी स्ट्रक्चर्स प्लस पॉइंटर टुगेदर क्रिएट डायनामिक कनेक्टेड डाटा स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी कंसेप्ट को रियल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, लिंक लिस्ट। अब तक हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर समझ चुके हैं और अब हम उसका रियल इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये कम्प्लीटली पॉइंटर्स पर बेस्ड होता है। सिंपल वर्ड्स में लिंक लिस्ट कनेक्टेड नोड्स का कलेक्शन होता है। यानी हर नोड डाटा स्टोर करता है और नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी स्टोर करता है। इसीलिए नोड्स एक चेन की तरह कनेक्टेड रहते हैं। विजुअलाइज करो, जैसे ट्रेन का कंपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही लिंक लिस्ट के नोड्स पॉइंटर की हेल्प से कनेक्ट होते हैं। हर नोड जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, डाटा पार्ट, नेक्स्ट पॉइंटर पार्ट। डाटा पार्ट एक्चुअल वैल्यू स्टोर करता है और नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है और लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल होता है, विच मीन्स लिस्ट यहीं एंड हो रही है। अब क्वेश्चन आता है, लिंक लिस्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? एरेज में साइज फिक्स्ड होता है लेकिन लिंक लिस्ट डायनेमिक होती है। यानी ज़रूरत पड़े तो न्यू नोड्स ऐड कर सकते हैं, नोट्स डिलीट कर सकते हैं और मेमोरी रन टाइम पर एलोकेट होती है। इसी वजह से इंसर्शन और डिलीशन लिंक लिस्ट में काफ़ी इजी होते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है, एरेज की तरह डायरेक्ट इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं होती क्योंकि नोड्स सीक्वेंशियली कनेक्टेड होते हैं। फिर भी डायनेमिक मेमोरी हैंडलिंग की वजह से लिंक लिस्ट बहुत पावरफुल डाटा स्ट्रक्चर मानी जाती है और ये कंसेप्ट स्टैक्स, क्वेज, ग्राफ्स और एडवांस डाटा स्ट्रक्चर्स की फाउंडेशन बनाते हैं। सो लिंक लिस्ट बेसिकली स्ट्रक्चर्स प्लस पॉइंटर्स का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। So today we completed Unit 3 and Unit 4 of PPS. In Unit 3 we studied functions, parameter passing, call by value, call by reference, recursion, quick sort and merge sort. Then in Unit 4 we learned structures, array of structures, pointers, self-referential structures and linked list.
These topics are extremely important because they build the foundation of data structures and advanced programming concepts. So revise these topics properly and practice the programs as well. So that's it for the today's video. I hope this video helped you understand PP's Unit 3 and Unit 4 in an easy way. If you found this helpful, then do like the video, share it with your friends and subscribe to the channel for more BTech notes and programming content. Thank you for watching. See you in the next video.